हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को और डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गन्स से बना हुआ है और डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने कुछ ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस भी किया है। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के और पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू कैन सी, ये आपकी नोज़ है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं। दिस इज़ द नोज़ एंड दिस इज़ द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के पीछे यदि आप देख सकते हो तो एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी को हम नेजल कैविटी बोलते हैं और नेजल कैविटी के नीचे ओरल कैविटी प्रेजेंट है। तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, यानी कि नोज के पीछे नेजल कैविटी, माउथ के पीछे ओरल कैविटी। ओके, तो ये वाला पार्ट कहलाता है ओरल कैविटी। दिस इज द ओरल कैविटी एंड इफ यू कैन सी, ये जो नेजल कैविटी और ये जो ओरल कैविटी है, इसके पीछे वाली ये जो स्पेस है, द स्पेस दैट इज प्रेजेंट behind the nasal cavity and behind the oral cavity, this common space is known as pharynx. The common space is known as pharynx और pharynx के नीचे extend होता है esophagus. So this is esophagus. Okay, तो मैं एक बार और आपको बताती हूँ। pharynx is the third part of digestive system और pharynx में अगर आप देखें pharynx कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी और ये ओरल कैविटी है। नोज के पीछे नेजल कैविटी, माउथ के पीछे ओरल कैविटी, इन दोनों के पीछे एक कॉमन स्पेस है। इस कॉमन स्पेस को हम कहते हैं pharynx। कॉमन स्पेस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि नेजल कैविटी भी यहीं कम्युनिकेट कर रही है, ओरल कैविटी भी यहीं कम्युनिकेट कर रही है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि फूड, दैट इज फूड कमिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी एज वेल एज द air coming from the nasal cavity will pass through this common passage and that is known as pharynx. Again I am repeating, ये जो nasal cavity है और oral cavity, nasal cavity से आने वाली air और oral cavity से आने वाला food, it will pass through the same पैसेज, दैट इज वाई इसको हम कहते हैं pharynx। और एक और बात है, जनरली इट इज सजेस्टेड कि यदि हम खाना खाते हैं तो उस वक्त हमें बात नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज कि ये जो खाना है, खाना एज वेल एज एयर, द फूड एज वेल एज द एयर, इट पासिस थ्रू द सेम पाथ। सो कभी कभी जब आप खाना खाते वक्त बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपका जो फूड है वो आपके विंड पाइप में एंटर कर जाए और उसके कारण एक रिफ्लेक्स यानी कि कफिंग रिफ्लेक्स आपकी बॉडी में जेनरेट होता है, जिसके कारण आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि सिंस द फूड एज वेल एज द एयर इज पासिंग थ्रू द सेम पाथवे, दैट इज द pharynx, so it is always suggested that you should not talk during eating, because if you talk, the food might enter into the windpipe and that may lead into many problems. That is why you should not talk. So again I am repeating, pharynx एक common passage है जहाँ से food और air दोनों ही पास होते हैं। तो pharynx का मेन फंक्शन क्या हुआ? pharynx का मेन फंक्शन है that it is the common passage for the entry of food एंड एयर। फूड और एयर के पैसेज के लिए ये एक कॉमन पाथवे है जिसको हमने pharynx कहा।
नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस ऑल्सो नोन एज, इसको हम आम भाषा में फूड पाइप भी कहते हैं। Esophagus is also known as food pipe. Food pipe, why are we calling it as food pipe? Because the food passes through this tubular structure. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से फूड पास हो रहा है, इसीलिए इसको फूड पाइप नाम भी दिया हुआ है। Esophagus, it extends from, कहाँ से शुरू होता है? It extends from pharynx. It extends from pharynx and ends into stomach. स्टमक में खत्म होता है और pharynx में शुरू होता है। तो जहां पर pharynx है, दैट मीन्स आपका ये जो पूरा नेक वाला रीजन है, ये पूरे नेक वाले रीजन में ईसोफेगस प्रेजेंट होगा एंड इट एक्सटेंड्स इनटू योर चेस्ट। चेस्ट से नीचे जब आप नीचे आएंगे रिब्स के पास, तो वहां पर स्टमक होता है, रिब्स स्टमक में एंड होता है ईसोफेगस। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये इसको हम फूड पाइप बोलते हैं ईसोफेगस को। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से फूड पास होता है और ये फैरिंक्स से एक्सटेंड होता है और स्टमक में एंड होता है। फैरिंक्स से एक्सटेंड होता है यानी कि चालू होता है और स्टमक में एंड होता है। दैट मीन्स आपके पूरे नेक रीजन को ट्रेस करते हुए ये चेस्ट में जाता है और चेस्ट से फिर नीचे आके स्टमक में ये एंड होता है। इसकी जो अप्रॉक्स लेंथ होती है, the approx length of esophagus is 25 centimeters. 25 सेंटीमीटर होती है अप्रॉक्स लेंथ ईसोफेगस की। एंड एक जानने की बात यह है, ईसोफेगस का काम क्या है? जैसे हमने माउथ में देखा या बकल कैविटी में देखा, तो बकल कैविटी में बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि बकल कैविटी में टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं डाइजेशन में। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईसोफेगस का डाइजेशन में क्या रोल है। तो ईसोफेगस इट प्लेज नो रोल इन डाइजेशन, इसका कोई भी रोल नहीं है। इट प्लेज नो रोल इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में किसी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं करता। देन व्हाई इज इट प्रेजेंट? इसका एकमात्र काम है, दैट इज इट provides a pathway for movement of food। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूं कि यहाँ पर rhythmic contraction and relaxation of muscles occur, which causes forward propulsion of food। तो इस प्रकार से ईसोफेगस का, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल डाइजेशन में है नहीं, बट स्टिल ईसोफेगस का एक काम है कि वो फूड को एक पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू फूड पासेस एंड इट एंटर्स इनटू स्टमक फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात, फूड का पैसेज ईसोफेगस में कैसे होता है? तो फूड का पैसेज ईसोफेगस में होता है कि जो पूरे ईसोफेगस की मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। This is known as peristalsis.
तो पेरिस्टालसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि पूरे के पूरे ईसोफेगस के मसल्स में इस प्रकार से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं रिदमिकली इस प्रकार से। तो अंदर प्रेजेंट जो खाना है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड प्रोपेल होता है, आगे की तरफ मूव करता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल को हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो पेरिस्टालसिस क्या केवल ईसोफेगस में होता है? नो, इट डज नॉट अकर इन ईसोफेगस बट इट अकर्स थ्रू आउट द इंटेस्टाइन। पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल है ये चलता रहता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल विच इज नोन एज पेरिस्टालसिस, इट अकर्स इन द ईसोफेगस एज वेल एज इट इज अकरिंग थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहा है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का मूवमेंट आगे की तरफ पॉसिबल हो पाता है। तो पेरिस्टालसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड बिकॉज पेरिस्टालसिस is a question which is frequently asked in the board exams, so you should be always aware that what is peristalsis. मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहती हूँ that peristalsis केवल ईसोफेगस में नहीं होता। पेरिस्टालसिस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहा है, बट ईसोफेगस में इसका यही एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है ईसोफेगस का जो चल रहा है डाइजेशन के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर पेरिस्टालसिस आपको एक्सप्लेन किया है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज नोन एज स्टमक। तो स्टमक एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेशन में। अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज स्टमक। स्टमक, एज ऑल ऑफ यू नो, स्टमक एक जे शेपेड ऑर्गन है। लास्ट क्लास में जब हमने देखा था कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, तो इसका जो शेप होता है वो जे शेप का होता है, द जे शेप्ड ऑर्गन। इट इज प्रेजेंट इन द abdomen। कभी भी आप ध्यान दो तो आपका ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, थोरैक्स एंड abdomen। हेड, नेक, थोरैक्स, यहाँ जहाँ आपके लंग्स प्रेजेंट है, और नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज, लंग के नीचे वाला पार्ट इज नोन एज abdomen। abdomen में सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जितने भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताए, जैसे कि स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आपके abdomen वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इस प्रकार से abdomen इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी को वेरियस सेगमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो दिस इज हेड, नेक, थोरैक्स, abdomen, और नीचे का भाग जहाँ पर लेग्स प्रेजेंट हैं उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो abdomen में मैक्सिमम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। माइंड माय वर्ड्स, मैंने बोला मैक्सिमम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स abdomen में प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्सिमम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आर प्रेजेंट इन abdomen। हम स्टमक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो स्टमक एक जे शेपेड ऑर्गन है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाया था। दिस इज द जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक के इंटरनल वॉल्स में, स्टमक के इंटरनल वॉल में जो सेल्स होते हैं कुछ इस प्रकार से आप देखोगे। स्टमक के इंटरनल वॉल में बहुत सारे सेल्स हैं जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। स्टमक के इंटरनल वॉल में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं? दे मॉडिफाई देमसेल्व्स टू बिकम इनटू ग्लैंड्स। एक्चुअली में वो सेल्स हैं, बट वो ग्लैंड्स में परिवर्तित हो जाते हैं, वो मॉडिफाई होते हैं ग्लैंड्स में, एंड दे बिकम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया था कि
digestive system is made up of organs as well as it is made up of glands. तो स्टमक में जो अंदर की वॉल में प्रेजेंट कुछ सेल्स हैं वो अपने आप से मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दे बिकम ग्लैंड्स, दे बिकम ग्लैंड्यूलर सेल्स, दैट इज वो किसी ना किसी प्रकार का सिक्रीशन प्रोड्यूस करने लगते हैं और इसी प्रकार से वो डाइजेशन में हेल्प करके दे आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो यहाँ पर मैं कुछ सेल्स को शेड कर रही हूँ रेड कलर में, तो उससे यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि कुछ सेल्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक, some cells present in the inner wall of stomach, ये मॉडिफाई हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, दे आर बीइंग कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब जैसा कि मैंने आपको बताया स्टमक एक जे शेपेड ऑर्गन है और ये जो जे शेपेड ऑर्गन है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा है डाइजेशन का. स्टमक प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. मैंने आपको ये भी बताया कि जब स्टमक में जो इनर वॉल होती है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनर वॉल के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करके दे बिकम इनटू ग्लैंड्यूलर सेल्स एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस. तो अभी हम ये देखेंगे कि जो स्टमक के इनर वॉल पे प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो किस प्रकार का सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड produces gastric juices. गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं. एंड अब बात यह है कि इन गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट क्या होता है. तो गैस्ट्रिक जूसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलके बना है गैस्ट्रिक जूस. सबसे पहला सब्सटेंस जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं HCl. HCl का फुल फॉर्म आपने पहले भी पढ़ा होगा. इट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड is produced by gastric glands. Gastric glands के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज हाईली एसिडिक. ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. लेटर हम जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है. हाउ डज दिस HCl दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक इट इज यूजफुल इन डाइजेशन. जनरली आपने सुना होगा कि कोई भी एसिड हो यदि वो आपकी स्किन पे पड़ता है या वो आपके किसी भी ऑर्गन पे पड़ता है तो वो ऑर्गन बर्न हो सकता है. लेकिन हमारा खुद का स्टमक HCl प्रोड्यूस कर रहा है और ये HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है, फिर भी आपके स्टमक में किसी भी प्रकार के बर्न्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे. ऐसे कैसे? तो ये भी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से HCl आपके खुद की बॉडी को कभी हार्म नहीं करता बट इट प्लेज अ यूजफुल रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो अभी हम नेक्स्ट जूस दैट इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस वो हम देखेंगे. तो नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रेजेंट in the gastric juice is called as pepsinogen. Pepsinogen it is an enzyme. Pepsinogen एक प्रकार का एंजाइम होता है. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एंजाइम क्या होते हैं. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. एंजाइम एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट हैं और इनका जो नेचर है दे आर प्रोटीन्स, यानी कि ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं.
एंजाइम्स एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है कि ये आपके रिएक्शन की स्पीड को, कोई भी केमिकल प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर जो चल रहा है उसके स्पीड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बट वो खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं और ये प्रोटीन्स से बने हुए हैं, और ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारी बॉडी में डाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी पेप्सिनोजेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पेप्सिनोजेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, एंड पेप्सिनोजेन इट इज सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा ये पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक प्रकार का एंजाइम है, एंड इसमें जानने वाली बात ये है दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव स्टेट। मतलब इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब किसी काम का नहीं होता, इट इज इनएक्टिव। ओके, अब पेप्सिनोजेन का रोल क्या है? गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन प्रेजेंट है, इसका रोल क्या है? तो पेप्सिनोजेन helps in the digestion of food. पेप्सिनोजेन फूड के डाइजेशन में मदद करता है। पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। ये एंजाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, एंड ये जब प्रोड्यूस होता है तो ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। हमने ये भी जाना कि पेप्सिनोजेन का यूज क्या है, रोल क्या है डाइजेशन में। तो पेप्सिनोजेन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कौन से पार्ट को डाइजेस्ट करेगा? स्पेशली फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं, फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है पेप्सिनोजेन। सो पेप्सिनोजेन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड, एंड पेप्सिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव स्टेट। नेक्स्ट इज पेप्सिनोजेन के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन प्रेजेंट है, एंड गैस्ट्रिक जूस में द नेक्स्ट सेक्रीशन दैट इज प्रेजेंट उसको हम कहते हैं म्यूकस। द थर्ड सेक्रीशन that is present in the gastric juice or that is a part of gastric juice is known as mucus. Mucus, it is a thick, slimy, whitish colored, it is a thick, slimy, whitish colored fluid. ये एक मोटा और चिकना वाइट कलर का फ्लूइड है, एंड म्यूकस किससे बना हुआ है? म्यूकस इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स। म्यूकस वाटर और प्रोटीन्स से बने हुए हैं, और म्यूकस का मेन काम क्या है? म्यूकस का मेन काम ये है दैट इट covers the inner wall. Mucus, it covers the inner wall of stomach and protects it from acidic action of HCl. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी जब HCl के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दैट HCl इतना हाईली एसिडिक है, लेकिन फिर भी आपके स्टमक में HCl से कोई भी नुकसान नहीं होता। जनरली जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें स्टमक में किसी प्रकार का बर्निंग एक्शन प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो हम ये
कैसे माने कि बर्निंग एक्शन क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक जूस का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है म्यूकस, और म्यूकस एक प्रकार का थिक यानी कि मोटा, स्लाइमी यानी कि चिपचिपा, चिकना और वाइट कलर का फ्लूइड है। और ये जो वाइट कलर का फ्लूइड है ये क्या करता है कि एक इस प्रकार से लेयर बना लेता है। जैसे ये आपकी स्टमक है, दिस इज द स्टमक, द स्टमक हैज सम सेल्स इनसाइड द इनर वॉल, मतलब इनर वॉल में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, और ये जो सेल्स हैं, ये कुछ सेल्स जो इनर वॉल्स हैं स्टमक, इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट है, वो अपने आप को मॉडिफाई करके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं। तो जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, ये म्यूकस इस प्रकार से एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। इट विल फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द, it will form a thick protective layer over the inner layer या inner wall of stomach। inner wall of stomach में ये इस प्रकार से एक thick protective layer बना लेगा, जिसके कारण the HCl will not be able to penetrate into the inner layers of stomach and harm it by its acidic action। मैं फिर से आपको बताती हूँ, म्यूकस स्टमक की इनर वॉल पे एक थिक, एक मोटी लेयर बना लेगा, जिसके कारण स्टमक जो है, स्टमक के इनर वॉल्स तक HCl नहीं पहुँच पाएगा और उसके बर्निंग एक्शन से या एसिडिक एक्शन से ये स्टमक जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डज द स्टमक गेट प्रोटेक्टेड बाय द एसिडिक एक्शन ऑफ HCl। तो इस प्रकार से म्यूकस के माध्यम से स्टमक जो है बर्निंग एक्शन से प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट इज कि गैस्ट्रिक जूस में ये 3 मेन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज HCl, सेकंड इज पेप्सिनोजेन एंड थर्ड इज म्यूकस। तो बेसिकली जो HCl है, मैंने आपको बताया कि HCl का काम क्या होता है। तो HCl जो है इट किल्स द जर्म्स ऑफ फूड। पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो सलाइवा होता है उसमें लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लाइजोजाइम्स हैं ये जर्म्स को किल कर देते हैं। पर कुछ जर्म्स इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं या इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो सलाइवा में प्रेजेंट लाइजोजाइम्स से भी बच जाते हैं, तो वो स्टमक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टमक में पहुंचते हैं तो HCl जो है, जो कि इतना हाईली एसिडिक है, वो इन जर्म्स को किल कर देता है। तो पहला एक्शन HCl का ये है कि इट किल्स द जर्म्स ऑफ द फूड, और दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन या फंक्शन HCl का है दैट इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। ये पेप्सिनोजेन, मैंने आपको बताया था पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होता है, और ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है HCl। अब एक दिमाग में आपकी क्वेश्चन उठेगा कि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेट में क्यों प्रोड्यूस होता है? वो एक्टिव स्टेट में भी प्रोड्यूस हो सकता है, और एक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होकर डायरेक्टली वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। पर जितने भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं बेटा, हमेशा याद रखिए आप कि वो हमेशा इनएक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। All the enzymes which are helping in the digestion of proteins, they are always being produced in an inactive state. Why? The reason is
कि आपका पूरा शरीर, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। आपके मसल्स प्रोटीन से बने हैं, आपकी बॉडी में सेल्स में प्रोटीन्स हैं, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और यदि ये एंजाइम्स एक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होने लगेंगे, तो जब आपकी बॉडी में खाना नहीं होगा तो ये एंजाइम्स आपके बॉडी के प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है वो खराब होने लगेगा। दैट इज वाई जब बॉडी में खाना होता है तभी HCl प्रोड्यूस होता है, और HCl फिर पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेट था, पेप्सिन एक्टिव स्टेट है, और अब पेप्सिन फूड में प्रेजेंट, क्योंकि सामने अभी फूड ही है डाइजेस्ट करने को, तो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट what are the important functions of stomach। स्टमक की इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट temporarily stores food for 3 to 4 hours। ये जो स्टमक है ये टेम्पररीली खाने को 3 से 4 घंटे तक स्टोर करके रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड के डाइजेशन में मदद करता है। फूड में स्पेसिफिकली ये किसके डाइजेशन में मदद कर रहा है? प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद कर रहा है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड in this part of the digestive system, that is stomach. So stomach plays a very important role in the process of digestion of proteins. And the third important function is it kills HCl present in the stomach kills the germs present in food. तो HCl present in the stomach, it kills the germs present in food। तो ये पूरा स्टमक का डिस्क्रिप्शन है। और ये जो स्टमक है, स्टमक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टमक में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स चलते रहते हैं, और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण जो फूड है और फर्दर अच्छी तरीके से ग्राइंड होता है, और ग्राइंड होने के बाद ये स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होकर गैस्ट्रिक जूसेस अपने एक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है बेटा, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर्स। 6 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब 6 मीटर लंबा, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। द रीजन इज the diameter of small intestine is less। small intestine का जो diameter है, see every part of the digestive system is like a tube। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का जो डायामीटर है ये बहुत कम है, इट्स वेरी लेस। ये लंबा है बट इसका डायामीटर, जो ट्यूब का डायामीटर है वो कम है। इसके कारण हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने लास्ट क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ
Small intestine is made up of duodenum. The first part is duodenum, jejunum and the last part is ileum. तो इन तीन पार्ट से मिलके बना हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे स्टमक में अंदर की तरफ स्टमक की सेल्स जो थी उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करके बहुत सारे ग्लैंड्स बना लिए थे, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बना लेते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, the glands of intestine or the glands of small intestine produces, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं intestinal juices. तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये अलग अलग प्रकार के सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो सिक्रीशंस हैं ये अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करके फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. तो अभी जानना ये ज़रूरी है कि हाउ डज द इंटेस्टाइनल जूस हेल्प इन the process of digestion, as well as it is important to understand that what type of substances or what type of secretions are present in the intestinal juices. तो intestinal juices consist of many enzymes. इसमें बहुत सारे प्रकार के enzymes होते हैं, as well as it consists of mucus also. So there are many enzymes and mucus. Like for example, हम enzymes के बारे में पहले पढ़ेंगे, like maltase, lactase, sucrase, nuclease. इस प्रकार से इंटेस्टाइनल जूसेस में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. आई एम जस्ट मेंशनिंग द नेम्स ऑफ द फ्यू एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूसेस बिकॉज यू विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल इन द हायर क्लासेस. तो अभी आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स produces intestinal juices और इन intestinal juices में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एंजाइम और प्रेजेंट होता है mucus. So mucus and many enzymes are present in the intestinal juices. Next एक important बात है, देखिए यहाँ पर मैं एक पिक्चर बना रही हूँ, एक डायग्राम. इस डायग्राम में यदि आप देखो तो ये वाला भाग इसको हम कहते हैं स्टमक. ओके, स्टमक ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. स्टमक ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन and the first part of intestine is known as duodenum. Duodenum में दो important glands से, duodenum में दो important glands से secretions are being poured into the digestive system. तो duodenum which is the first part of small intestine, उसमें दो glands हैं जो अपने secretions को pour करते हैं. पहले gland का नाम है
द फर्स्ट ग्लैंड नेम इज लिवर और दूसरी ग्लैंड के नाम को हम कहते हैं पैनक्रियास। तो इधर यदि आप ये डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम को, तो ये स्टमक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज ड्यूडेनम, इसको हमने ड्यूडेनम कहा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस ड्यूडेनम इज रिसीविंग सम जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड इट इज रिसीविंग द जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियास। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स digestive juices, small intestine receives digestive juices from pancreas and liver. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, उसमें लिवर से और पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक इंपॉर्टेंट जगह है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इफ यू कैन सी दैट, अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर है दैट लिवर जो है, लिवर का भी जो ट्यूब है वो ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में, और पैनक्रियास भी ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में, एंड ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियास दोनों ही अपने डाइजेस्टिव जूसेस को पोर करते हैं। तो द लिवर secretes bile juice in the small intestine। लिवर के जूस को, लिवर के डाइजेस्टिव जूस को हम बाइल जूस कहते हैं। एंड पैनक्रियास secretes pancreatic juice। Pancreas secrete pancreatic juice in the small intestine। Yes, तो liver secretes bile juice और pancreas secretes पैनक्रियाटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ग्लैंड्स हैं, सॉरी, मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही एक्सप्लेन किया कि पैनक्रियाज और लिवर एक प्रकार के इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बहुत सारे फंक्शंस इनके होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो दिस यू कैन सी दैट लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस and this bile juice is poured into the small intestine, and pancreas produces pancreatic juice which is poured into the small intestine। अब हम देखेंगे कि how does small intestine और how does the different digestive juices, इनके क्या functions होते हैं in the process of digestion, ये हम आगे की क्लासेस में, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए जानना इतना ज़रूरी है कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, इनमें क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लिवर से आने वाले बाइल जूस की बात करते हैं। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस, और कहाँ पर सिक्रीट करता है? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस क्या है? बाइल जूस it is a yellowish white colored fluid। एक yellowish white color का fluid है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। और ये जो yellowish white color का fluid है, it has no enzymes। अभी तक मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स जो हैं वो important रोल प्ले करते हैं in the process of digestion, but bile juice produced by the largest gland in the body। liver is the largest gland, और ये जो largest gland है ये एक जूस प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हमने बाइल जूस बोला। ये बाइल जूस येलोइश वाइट कलर का होता है, येलोइश वाइट कलर का होता है, एंड इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंजाइम।
So if it is not having any enzyme, how is it helping in the process of digestion? हम देखेंगे. तो what is the composition? किससे मिलके बना हुआ है bile juice? Composition of bile juice. Bile juice का composition क्या है? Bile juice is made up of water. Approximately 70% of water is present in bile juice. Next, it is made up of salts. Salts से मिलके बना है. पहला component bile juice का है water. दूसरा component है salt. Salt मतलब जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का. इन सब सॉल्ट से मिलके बना है बाइल जूस. और तीसरा कंपोनेंट है बाइल जूस का, बाइल में प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स वर्ड का मतलब सुना होगा आपने. पिगमेंट्स वर्ड का मतलब होता है इट इज अ कलरफुल एजेंट जो कलर प्रोवाइड करे. तो बाइल पिगमेंट्स दो प्रकार के होते हैं विच इज नॉट नेसेसरी इन योर क्लास. आई एम जस्ट मेंशनिंग द नेम. बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो प्रकार के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में. और ये फैट के ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये बाइल को एक कलर प्रोवाइड करते हैं, एक येलोइश कलर प्रोवाइड करते हैं. तो तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है बाइल जूस. Bile juice is made up of water, it is made up of salt, it is made up of bile pigments. Approximately 70% of water is present in the bile juice. Then some types of salts are present in the bile juice. And lastly, some bile pigments are present. Bile pigments, that is bilirubin and biliverdin. मैंने आपको बताया कि बाइल पिगमेंट्स के बारे में जानना अभी इस क्लास में आपके लिए ज़रूरी नहीं है. इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ पिगमेंट जो कि बाइल को एक प्रकार का कलर प्रोवाइड करता है. तो यही आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक कलर टू द बाइल जूस. एंड इन द हायर क्लासेस यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन विच आर अ टाइप ऑफ बाइल पिगमेंट्स. तो ये बाइल जूस है. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस. बाइल जूस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ बाइल जूस. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज it neutralizes the acidic food coming from stomach. जो खाना स्टमक से डिओडेनम में आ रहा है, स्टमक से फूड विल एंटर इनटू डिओडेनम. सो एज सून एज द फूड इज गोइंग टू एंटर इनटू डिओडेनम, वो जैसे ही डिओडेनम में आएगा तो स्टमक से आने वाला जो खाना है वो स्टमक के HCl से मिला हुआ होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला हुआ होगा. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला हुआ खाना यदि डिओडेनम में आता है तो वो डिओडेनम की वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसको बर्निंग एक्शन उसमें प्रोड्यूस कर सकता है. उससे बचाने के लिए ये बाइल क्या करता है, तुरंत उस स्टमक में प्रेजेंट, उस स्टमक से आने वाले खाने में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, सो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट हार्म्ड बाय द HCl present in the food coming from the stomach. The second important function of bile juice is it emulsifies fat. इसको कहते हैं it helps in emulsification of fat. अब what is this emulsification of fat? Emulsification of fat का मतलब होता है कि जो फैट है, फैट मतलब जो आप
घी, तेल, बटर ये सब खाते हो, इसका डाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, जैसे मान लेते हैं ये एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल है, इसको बाइल कन्वर्ट करता है स्मॉलर गॉबलेट्स ऑफ फैट्स में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ेगा। तो बाइल ने क्या किया, बाइल ने एक बड़े फैट के ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, ताकि अब फर्दर एंजाइम्स इन छोटे फैट के टुकड़ों को डाइजेस्ट कर पाए, उनको तोड़ पाए। तो फाइनली आपने देखा ये जो एक्शन है बाइल का, इस बाइल के एक्शन को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज फर्दर डाइजेशन फैट का पॉसिबल नहीं है। तो लिवर के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम देखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट डज पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ। पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है एंड हाउ डज इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पैनक्रियाटिक जूस, it is secreted by pancreas and it consists of enzymes like, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट एंजाइम इज ट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन। मैंने आपको बताया था कोई भी एंजाइम जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा वो हमेशा इनएक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होगा। तो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजेन। ये जो ट्रिप्सिनोजेन है ये इस स्टेट में, जब भी जेन लगा हो सफिक्स में, आप ये समझ लें कि ये एंजाइम इनएक्टिव है और इसका एक्टिव फॉर्म क्या कहलाता है, ट्रिप्सिन। देन सेकेंड इज काइमोट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिनोजेन। ये एंजाइम भी किसके लिए मदद करता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन डाइजेशन। थर्ड इज lipases. Lipases is the enzyme which is produced in the pancreatic juice, and this lipases helps in the digestion of emulsified, हमने यहाँ पर लिखा है emulsified fats, यानी कि पहले जब आप फूड में जब आपके फैट प्रेजेंट होगा तो उस फैट को पहले बाइल इमल्सिफाई करेगा, यानी कि बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे गॉबलेट्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट जो लाइपेसेस एंजाइम है वो उसको इमल्सिफाई करेगा, वो उसको डाइजेस्ट करेगा इमल्सिफाइड फैट को। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले जो बाइल है वो फैट को इमल्सिफाई करेगा, यानी कि बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा, और फाइनली फिर लाइपेसेस जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, ये लाइपेसेस इमल्सिफाइड फैट को फर्दर डाइजेस्ट करेगा। अभी आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट यदि हम देखें
तो ये पैनक्रियाटिक जूसेस के कंपोनेंट्स थे, एंजाइम्स थे। अब हम बात करेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine is called as large because its diameter is large. Okay, or large intestine, it is made up of, मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स बताए लार्ज इंटेस्टाइन के। फर्स्ट कंपोनेंट इज सीकम, सेकंड इज कोलन एंड द थर्ड इज रेक्टम। तो इन 3 कंपोनेंट से मिलके बना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इट generally has minimum role. It has minimum role in the process of digestion. देखो, अभी तक आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ के ये समझ गए होंगे कि मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको आप और फर्दर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का केवल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, that it reabsorbs the water and minerals from the undigested food. अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और मिनरल्स को रीअब्सॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जो बचा हुआ खाना है जिसको और फर्दर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो एक प्रकार का वेस्ट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वो अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और मिनरल्स को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो आपके शरीर के लिए वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हम उसको वेस्ट करने का नहीं सोच सकते, इसीलिए उस अनडाइजेस्टेड फूड में से प्रेजेंट जो खाना है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट जो वाटर और मिनरल्स हैं उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। सो दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी of the digestive system. It is called as anus. As you all know that anus, it is the terminal most part of digestive system. The undigested waste product is eliminated out from here. मतलब जो खाना वेस्ट है, जो वेस्ट की तरह हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज रेक्टम, उसको एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन टू बी द फंक्शन ऑफ एनस। अब लास्टली मैं आपको द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर क्लियर करूँगी, एंड दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन।
फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाउ डज डाइजेशन अकर। अभी तक आपने देखा कि ये जो डाइजेशन हो रहा है ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एंजाइम्स की मदद से हो रहा है। तो हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ा और उनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले सिक्रीशंस को भी डिटेल में पढ़ा। अब हम यहाँ पर एक डाइजेशन हर पार्ट में किस प्रकार से हो रहा है और किस फूड के न्यूट्रिएंट को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, किस एंजाइम के बारे में, हम उसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन कैसे हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ में। आपको ये भी क्वेश्चन आता है दैट वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट। तो डाइजेशन इट फर्स्ट स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ में इट, आपको पता है माउथ में फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च है, मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है, फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च है वो एंजाइम जो कि सलाइवा में प्रेजेंट है, जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, इस सलाइवरी अमाइलेज की मदद से माल्टोस में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया स्टार्च एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट है और माल्टोस एक छोटा। टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली मैं आपको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्टार्च एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है और माल्टोस एक छोटा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस हो रहा है इन द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, दैट इज इनसाइड द माउथ। तो यदि आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन इट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। नेक्स्ट डाइजेशन होता है स्टमक में। यू नो दैट स्टमक में एक एंजाइम है, इसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है। ये जो इनएक्टिव स्टेट में पेप्सिनोजेन है इसको HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिन एक एक्टिव स्टेट है एंजाइम का। फाइनली प्रोटीन्स जो कि फूड में प्रेजेंट हैं, इन प्रोटीन्स को पेप्सिन जो है ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अगेन मैं आपको इसको सिंपल वर्ड में बताऊंगी। प्रोटीन एक बहुत बड़ी चेन है मॉलिक्यूल्स की और पेप्टोन्स एक छोटी चेन्स हैं प्रोटीन के। प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से मिलके बनता है। तो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स की अगर आप देखो तो ये अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स की मॉलिक्यूल की एक लंबी चेन, दिस इज अ प्रोटीन। मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स करीब 100, 150, 200 अमीनो एसिड की लंबी चेन इज अ प्रोटीन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अमीनो एसिड्स को या प्रोटीन्स को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स की चेन में तोड़ दिया। ये जो AA यहाँ डिस्क्राइब्ड है दिस इज अमीनो एसिड का शॉर्ट फॉर्म। तो ये अमीनो एसिड की बड़ी चेन थी, यहाँ पर देखो हमने इसको छोटी छोटी चेन्स में तोड़ दिया। तो प्रोटीन्स का छोटा फॉर्म इज पेप्टोन्स एंड इट इज डन बाय पेप्सिन। नेक्स्ट स्टमक के बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जानने की बात यह है मैक्सिमम एंड फाइनल डाइजेशन, सबसे ज्यादा और फाइनल डाइजेशन अकर्स हियर। फर्स्ट हम देखेंगे तो सबसे पहले बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस फैट्स पे काम करेगा और फैट्स को, बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को बाइल जो है कन्वर्ट कर देगा इमल्सिफाइड फैट में। इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फाइनली क्या होगा, जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट पे काम करेगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट
एंजाइम लाइपेस और इससे बना देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। मैंने आपको बताया जो फैट्स होते हैं, फैट्स दे आर बेसिकली द घी, बटर दैट यू आर ईटिंग इन योर फूड। तो फैट्स जो है वो किससे बने हैं? फैट्स एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इन मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन है फैट्स। फैट्स इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जब भी हम डाइजेशन करते हैं तो हम इन लंबी चेन्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइजेशन का, दैट इज हम एक लंबी चेन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो हमने फैट के डाइजेशन में क्या देखा? फैट के डाइजेशन में हमने देखा फैट जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल था, हमने इस फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट किया बाइल की मदद से, यानी कि बड़े फैट के ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ा और फाइनली हमने इस इमल्सिफाइड फैट को पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट लाइपेस एंजाइम की मदद से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट का एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? फैट का एंड प्रोडक्ट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट पार्ट इज the next part is after the digestion of fats हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आपने जो खाना खाया, खाने में मैक्सिमम आप स्टार्च खाते हो और स्टार्च जब आप खाते हो तो स्टार्च का डाइजेशन शुरू हुआ था माउथ में, यानी कि माउथ में स्टार्च से माल्टोस बन गया था। तो अब माल्टोस को इंटेस्टाइनल जूस, मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है एंजाइम माल्टेस, वो माल्टोस को और फर्दर छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा और इससे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना लेगा। ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बन गए। ये माल्टोस था पहले, माल्टेस एंजाइम ने इसको ब्रेक करके 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाए। सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ carbohydrate is glucose, the end product of fats is fatty acids। मैंने आपको बताया ये सारे जो फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब बड़े बड़े चेन्स हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बोले फैट तो एक्सक्यूज मी, अगर हम बोले फैट तो इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर हम बोले प्रोटीन्स तो इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो हमने माल्टोस को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। और ऐसे ही आप जो दूध पीते हो उसमें भी एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोस, और लैक्टोस को एक एंजाइम होता है लैक्टेस जो कि इस लैक्टोस को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, 2 ग्लूकोज में, दैट इज 1 ग्लूकोज प्लस 1 गैलेक्टोज। जैसे ग्लूकोज एक शुगर है वैसे ही गैलेक्टोज भी एक प्रकार की शुगर ही है जो कि ग्लूकोज की तरह ही होती है, बट उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वी आर गोइंग टू सी द फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हमने देखा जो पेप्टोन्स थे, पेप्टोन्स कहाँ पर बने? स्टमक में। आधा डाइजेशन स्टमक में प्रोटीन का कंप्लीट हो जाता है। पेप्टोन्स में एक्ट करेंगे काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो कि पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, और पेप्टोन्स को काइमोट्रिप्सिन एंजाइम कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। तो हमने यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को सिंपल में पढ़ा। हमने देखा कि हमने प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर लिया, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग एंजाइम्स ने काम किया। हमने फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लिया,
बाइल जूस और लाइपेसिस की मदद से, और हमने कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सारे एंड प्रोडक्ट्स हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, जो अब फाइनली ब्लड में अब्जॉर्ब होंगे और शरीर के सारे सेल्स तक ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।